हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो जैसे हमने लास्ट क्लास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन कंप्लीट किया था, तो इस बार हम शुरू करने वाले हैं बजट का रिवीजन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी सर 20 मार्क्स का था एंड बजट भी आपका अराउंड 15 to 20 मार्क्स रहने वाला है। सर 2 क्वेश्चन आता है हर बार एंड लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन। शुरू करें। तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल, सबसे पहले समझते हैं सर ये बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है और बजटरी कंट्रोल क्या होता है। सब बजट हम सब अपने घर में ही बनाते हैं, हर महीने का बजट बनता है कि कितना खर्चा होगा। तो वैसे ही कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस वो भी एक बजट बनाते हैं। सर बजट वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। सेल्स बजट हो सकता है, कैश बजट हो सकता है, प्रोडक्शन बजट हो सकता है, परचेज बजट हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बजट हो सकता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का बजट हो सकता है। तो बजट कैन बी वेरियस टाइप्स। लेकिन ये बजट होता क्या है सर? तो बजट क्या है सर? देखिए, सबसे पहले है बच्चों, बजट इज अ फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। बजट क्या है? फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। सर फाइनेंशियल का मतलब क्या हुआ सर? फाइनेंशियल का मतलब हुआ नंबर्स, फाइनेंशियल का हुआ नंबर्स, और क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ सर क्वांटिटी और यूनिट्स। मतलब नंबर्स भी रहेंगे सर और उसमें क्वांटिटी या यूनिट्स भी मेंशन रहेंगे। लेकिन ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है, मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर? प्रिपेयर्ड टू बी परस्यूड फॉर अ पॉलिसी बिफोर, ये देखिए सर, प्रिपेयर्ड बिफोर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, प्रिपेयर्ड बिफोर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, इसे कहते हैं सर हम बजट। मतलब ये जो हमारा जो भी पीरियड होता है उससे पहले हम बजट बनाते हैं। अगर हमें 6 मंथ्स का बजट बनाना है तो हम पहले बजट बनाएंगे 6 मंथ्स के पहले एंड देन हमारा पीरियड स्टार्ट होगा। तो बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। अब बजट सर क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, या फिर हाफ ईयरली भी हो सकता है। डन। नेक्स्ट है सर, प्रिपेयर तो किया जाता है, लेकिन सर ये प्रिपेयर क्यों किया जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द गिवन ऑब्जेक्टिव, फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द गिवन ऑब्जेक्टिव्स। इसी को हम कहते हैं सर बजट। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है सर? सेल्स हो सकता है, रॉ मटेरियल परचेज हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, कैश हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो उसी को हम बजट कहते हैं। 3 चीज याद रखना सर बजट: फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। दस इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं सर, इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड। डन। इसी को हम कहते हैं सर बजट। अब सर इसी बजट को हम जब प्रिपेयर करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बजटिंग, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बजटिंग। बजट तो बना लिया, जब बजट बनाते हैं सर, बजट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट होता है। जब उस बजट को प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बजटिंग। बजट बनाने में जो भी आपको टाइम लगेगा, बजट बनाने में जो भी आपको टाइम लगेगा, उसी टाइम को या उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बजटिंग। अब सर बजटरी कंट्रोल क्या है? बजटरी कंट्रोल कुछ नहीं सर, बजट बन गया, हमारा टाइम पीरियड शुरू हो गया, अब हम क्या करेंगे? ट्राई करेंगे अपना कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ बजट विच वी हैव प्रिपेयर्ड। डन। तो इसी को हम कहते हैं सर बजट, बजटरी कंट्रोल। तो 3 चीजें सर, वन इज योर बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। अब सर काइंड्स ऑफ बजट में क्या है, चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ बजट में क्या है। काइंड्स ऑफ बजट में देखिए, सबसे पहले बजट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट एंड जीरो बेस्ड बजट। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या एक्टिविटी क्या है? फंक्शनल बजट और मास्टर बजट। सिंपल देखो, 3 टाइप्स। पहले फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन पे 2, फंक्शनल, मास्टर। फंक्शन मतलब एक स्पेसिफिक एक्टिविटी, फंक्शन का मतलब एक स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन या स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी। एग्जांपल सेल्स, एग्जांपल कैश, एग्जांपल प्रोडक्शन, एग्जांपल परचेस, एग्जांपल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सर मास्टर बजट क्या है? इट इज अ कॉम्बो। तो हम बोलते हैं ना कॉम्बो, जंबो, पैकेज, इसी को हम कहते हैं मास्टर बजट। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल बजट, फंक्शनल बजट का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मास्टर बजट। तो हमारे सिलेबस में सर किस पे क्वेश्चंस है? फंक्शनल बजट पे। मास्टर बजट वाले क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चंस है सर। एक क्वेश्चन है जो मास्टर बजट है, जहां पर हम हर तरह के बजट बना रहे हैं। क्लियर? अब ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट क्या हो सकता है सर? फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड में क्या होगा सर?
पर्टिकुलर आउटपुट होगा, लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या होगा सर, मल्टीपल लेवल ऑफ आउटपुट। मल्टीपल लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब सर 80% कैपेसिटी में कितना होगा, उसके बाद आपके 90% कैपेसिटी में कितना होगा, उसके बाद 100% कैपेसिटी में कितना होगा। इसी को सर हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर? तो ये चीज सर आप याद रखिएगा, 80%, 90%, 100%, मल्टीपल कैपेसिटी। अब चलते हैं सर जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट में क्या होता है सर, ये देखिए, जीरो बेस्ड बजट को हम बोलते हैं सर प्रायोरिटी बेस्ड बजट एंड प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजट को हम बोलते हैं प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग। सिंपल में बता देता हूँ, जीरो बेस्ड का मतलब होता है कि सर हमने जो बजट बनाया है पहले, जो हमने पहले बजट बनाया उसको हम इग्नोर करेंगे और वी विल फ्रेश, हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे बजट बनाना फॉर आवर फ्यूचर पीरियड। और उस बजट में जो जो भी हम एस्टिमेशन करेंगे, उस एस्टिमेशन का हमें एक जस्टिफिकेशन देना होता है। प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्सपेंस शैल बी गिवन बाय द मैनेजर। उसी को हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। जीरो मीन्स यू आर स्टार्टिंग अ बजट फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच। हम पिछले जो भी बजट बनाए उस सबको भूल जाएंगे, वी विल स्टार्ट न्यू एंड यू नीड टू गिव प्रॉपर जस्टिफिकेशन। इसी को कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। अब ये देखिए, और उसके लिए हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना पड़ेगा फॉर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। थ्योरी पॉइंट है, इतना रेलेवेंट एग्जाम के लिए, बस आपको इतना याद रखना है कि मीनिंग क्या है। एंड ऑल्सो नोन एज प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग, याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। देन अब चलते हैं सर फंक्शनल बजट का, क्योंकि हमें चलना है सर प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं जहां से अब देखिए सर टाइप्स ऑफ फंक्शनल बजट में क्या है, स्टार्ट करते हैं। चलो, फंक्शनल बजट में से देखिए, अभी तक जो जो मैंने आपको बोला, सेल्स है सर, प्रोडक्शन है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन बजट है, परचेज बजट है, फिर लेबर बजट है, उसके बाद ओवरहेड्स बजट है, एंड देन यू हैव कैश बजट। और बीच में सर आपके कुछ एक्सपेंसेस बजट है, एडवर्टाइजिंग, R&D, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब। और ओवरहेड्स में क्या आएंगे सर, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। क्लियर? तो यही सब होंगे हमारे बजट्स। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम जहां जहां मैंने लिखा, प्रोडक्शन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मटेरियल कंजम्पशन परचेज इंपॉर्टेंट है, लेबर इंपॉर्टेंट है, ओवरहेड्स बजट सर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एडवर्टाइजिंग बजट से कुछ क्वेश्चन आते नहीं, R&D से कुछ क्वेश्चन आते नहीं। कैश बजट सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैश बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2024 में इससे क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है? और अगर क्वेश्चन आया कैश बजट से, इट विल बी अ 14 मार्क्स क्वेश्चन विच विल बी वेरी 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 इजी। और कैसे इजी होगा उसके लिए आपको मेरा लेक्चर देखना होगा, बस कुछ नहीं करना। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट पे। डन? अब चलते हैं सेल्स बजट पे। सर सेल्स बजट क्या होगा? सी, सेल्स बजट हम क्यों बनाते हैं? टू एस्टिमेट द यूनिट्स सोल्ड एंड किस प्राइस में बेचेंगे, यूनिट सोल्ड एंड एस्टिमेटेड प्राइस। ठीक है? तो एस्टिमेटेड यूनिट्स एंड एस्टिमेटेड प्राइस। सर सेल्स बजट का फॉर्मेट में देखिए, अब सेल्स बजट का जब भी फॉर्मेट बनेगा ना सर, ये थ्री वेरिएबल्स के अराउंड ही फॉर्मेट बनेगा। एक तो पीरियड का, एक प्रोडक्ट का, और एक एरिया वाइज। प्रोडक्ट, पीरियड एंड एरिया वाइज। तो जब भी आप बनाएंगे तो आपका इसी वेरिएबल के ऊपर सेल्स बजट बनेगा। जब हम Q&A प्लेलिस्ट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद सर सेल्स बजट जब भी बनाओगे तो आपको क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू मेंशन करना पड़ेगा सर, कॉलम वाइज। सर देखिए, ऐसे कॉलम वाइज आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्वांटिटी, फिर एक सेकंड सर, एक सेकंड, क्वांटिटी, हाँ सर, क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कॉलम में सर। देखिए, ये क्वांटिटी आएगा सर, ये आएगा हमारा प्राइस, और लास्ट में आएगा सर हमारा वैल्यू। ठीक है? तो क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू, ये तीनों आपको मेंशन करना पड़ेगा कॉलम फॉर्मेट में। अब सर एडजस्टमेंट्स क्या क्या हो सकता है? देखिए सर, एडजस्टमेंट्स क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमने बोला था फंक्शनल, हमने क्या बोला था, क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल। तो क्वांटिटी आ गया तो क्वांटिटेटिव, और वैल्यू है तो फाइनेंशियल। डन? अब एडजस्टमेंट्स क्या क्या है सर? देखिए, सबसे पहले है सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन डिमांड, ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सर। क्वेश्चन बोल सकता है कि सेलिंग प्राइस 2 रुपी से बढ़ रहा है, और बजट और प्रीवियस प्राइस जो था हमारा 8 रुपी था, प्रीवियस प्राइस 8 रुपी था, सेलिंग प्राइस 2 रुपी से इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या करना है सर, 8 + 2 10, डिक्रीज हो रहा है तो 8 - 2। डन? चेंज इन यूनिट्स
सोल्ड, सर चेंज इन यूनिट सोल्ड वो दे देगा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन रहता है। जैसे मान लो वो बोल देगा सर इस पीरियड में, फॉर एग्जांपल अप्रैल पीरियड में इंक्रीज होगा 20% से, मई में इंक्रीज होगा 10% से, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यूनिट्स थे आपके ओरिजिनल यूनिट्स उसको इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा बाय दैट पर्टिकुलर परसेंटेज। क्लियर? अगर 20% से इंक्रीज हो रहा है तो इंटू 120, डिक्रीज हो रहा है 20% से तो इंटू 80%, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना यूनिट चेंज करने के लिए। तो यूनिट चेंज हो गया एंड प्राइस, तो दोनों अगर चेंज हो जाएगा तो हमारा वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। डन। अब क्वेश्चन में बहुत बार आपको एरिया वाइज स्प्लिट भी दे सकता है, एरिया वाइज स्प्लिट तो आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, एरिया ए एंड बी कंसिस्ट्स ऑफ 60% एंड 40% ऑफ प्रोडक्ट एक्स। सब इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल, जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, हमने कैलकुलेट किया प्रोडक्ट एक्स का यूनिट्स मान लो 10,000 यूनिट्स किया, तो इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा एरिया वाइज। एरिया ए में आएगा कितना सर 6,000 यूनिट्स और एरिया बी में आएगा 4,000 यूनिट्स। सेम फॉर प्रोडक्ट वाई, तो ऐसे हमें स्प्लिट करना पड़ेगा एरिया वाइज। ये इसके ऊपर आपके क्वेश्चन भी है, एक या दो क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट चलते हैं सर एडिशनल एडजस्टमेंट पे। अच्छा, इफ एनी एडिशनल सेल्स एडजस्टमेंट इज गिवन देन ऐड दोज यूनिट्स इन सेल्स बजट। इसी को हम कहेंगे एडिशनल सेल्स वाला एक पॉइंट। फॉर एग्जांपल सेल्स बजट जब भी होता है ना, तो एक क्वेश्चन में नीचे वो दे सकते हैं कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू एडवर्टीजमेंट हम एडिशनल यूनिट्स भी बेच सकते हैं। तो याद रखना वो एडिशनल यूनिट्स आपको ऐड करना पड़ेगा इन योर क्वांटिटी कॉलम। ये जो क्वांटिटी का कॉलम है इसमें वो एडिशनल यूनिट्स आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल यूनिट्स इंक्रीज हुआ 20% से, वो भी ऐड होगा, और कुछ अगर एडिशनल सेल अगर आप एस्टिमेट कर रहे हो तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन मत होना। डन सर, इतने ही एडजस्टमेंट्स आएंगे आपके सेल्स बजट से। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है एंड आने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सर सेल्स बजट है तो आने का चांसेस कम है। बट सेल्स बजट आ सकता है एज अ पार्ट ऑफ कैश बजट। एज अ पार्ट ऑफ कैश बजट सेल्स बजट आ सकता है। कैश बजट में आपको यूनिट्स दे देगा, प्राइस दे देगा, बोलेगा इंक्रीज करो और सेल्स निकालो, फिर आपको सेल्स भी निकालना पड़ेगा और फिर कैश बजट भी करना है। तो दैट सेल्स बजट कैन बी अ पार्ट ऑफ कैश बजट। नाउ मूविंग टू सर प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में क्या देखते हैं सर, प्रोडक्शन किसका होगा, फिनिश्ड गुड्स का। तो पहले देखिए सर क्यों बनाते हैं सर, ओब्वियसली यूनिट्स कितना हमें प्रोड्यूस करना है उसका एस्टिमेशन है, फोरकास्ट है। अब इंपॉर्टेंट है सर फॉर्मेट, फॉर्मेट ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट। देखिए सर दो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, इसका प्रोडक्शन करना है। अब इसका प्रोडक्शन, अगर हमें इसका प्रोडक्शन एस्टिमेट करना है सर, इसका प्रोडक्शन हमें एस्टिमेट करना है, तो सबसे पहले सर हमने सेल्स एस्टिमेट किया होगा। सेल्स कैसे एस्टिमेट किया होगा सर, बाय यूजिंग सेल्स बजट। तो वो एस्टिमेटेड सेल्स सर यहाँ पर लिख देना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट सर ऐड क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इससे हमारा क्या निकलेगा सर, प्रोडक्शन। इससे निकलेगा हमारा प्रोडक्शन। जो हमारा सर फॉर्मूला था ना, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स, बस उसी को हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। तो एस्टिमेटेड सेल्स ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, तो ये निकलेगा सर आपका यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। डन, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। याद रखिएगा सर कितना यूनिट्स आपने सेल किया है, मतलब कितना एस्टिमेट कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक कितना एस्टिमेट कर रहे हो, उसमें से ओपनिंग लेस कर दोगे तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आ जाएगा सर। अब क्वेश्चन में सर एक एडजस्टमेंट होता है नॉर्मल लॉस का। तो हमें क्या करना है सर, जैसे मान लीजिए हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस निकला 9,000, ठीक है, और प्रोडक्ट बी का निकला मान लीजिए सर 10,000, और क्वेश्चन बोल रहा है कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं 3% का नॉर्मल लॉस फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड 5% का नॉर्मल लॉस फॉर प्रोडक्ट वाई। तो हमें क्या करना है सर, देखिए नॉर्मल लॉस मतलब ये हमें, देखो हमें कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है सर 9,000, लेकिन लॉस होगा 3%। सर लॉस तो होगा ना 3%, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाना होगा। सर हमें क्या करना होगा, एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाना पड़ेगा ताकि हम इस 3% लॉस को कंपेंसेट कर पाए, इस लॉस को हम ऑफसेट या कंपेंसेट कर पाए। तो 9,000 यूनिट्स है, तो हमें क्या करना है सर, एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाना है। तो एक्स्ट्रा यूनिट्स जब बनाएंगे तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे बाय 97%। तो उससे क्या होगा, हम एक्स्ट्रा यूनिट्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सेम फॉर 10,000 सर, एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाना है तो 10,000 डिवाइड बाय 95%, और हमें नॉर्मल लॉस ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाना है ताकि हम उस लॉस को कंपेंसेट कर पाए।
डन। तो डिवाइड बाय 97 डिवाइड बाय 95 और फिर निकलेगा सर यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर नॉर्मल लॉस। ये आएगा हमारा सर फाइनल आंसर, अगर नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में गिवन है। नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब एक कुछ एडजस्टमेंट है जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये मेरा कर्सर कहाँ चला गया? हाँ सर, अब देखिए सर, चेंज इन क्लोजिंग, सर देखिए एडजस्टमेंट देखिए सर, चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक नीड्स टू बी कंसिडर्ड। मैंने आपको अभी बोला कि क्लोजिंग स्टॉक में जो भी चेंज होगा, मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग, बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा सर, क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं देगा, वो बोलेगा चेंज। तो चेंज है तो स्ट्रेट अवे ऐड कर देना, ठीक है, ऐड या लेस डिपेंड करेगा वो नंबर क्या है, ठीक है। तो चेंज है तो स्ट्रेट अवे हम चेंज लेंगे, फिर उसमें क्लोजिंग ओपनिंग कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्या है सर, प्रोडक्शन यूनिट्स में कैलकुलेट होगा, प्रोडक्ट में बोला सर प्रोडक्ट वाइज होगा, और ये सारा कैलकुलेशन सर यूनिट वाइज होगा, ठीक है। नॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट होगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक सर याद रखिएगा, एक पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट पीरियड, ये चीज याद रखिएगा सर। इस अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक मई के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, मार्च का क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, ये याद रखना, ये क्वेश्चन में हिडन रहता है, आपको आइडेंटिफाई करना है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सर। देखिए, इफ प्रोडक्शन ऑफ लास्ट क्वार्टर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अब बहुत बार क्या होता है सर, क्वेश्चन में जो ये जो प्रोडक्शन निकालते हैं ना सर, लास्ट क्वार्टर का हम प्रोडक्शन नहीं निकाल पाते, तो उस केस में क्या होगा, अगर लास्ट क्वार्टर मतलब मान लो उसने बोला कि आपको प्रोडक्शन एस्टिमेट करना है फॉर ऑल दी 4 क्वार्टर्स, ठीक है, फॉर ऑल दी 4 क्वार्टर्स आपको एस्टिमेट करना है प्रोडक्शन, बट लास्ट क्वार्टर का पॉसिबल नहीं होता कैलकुलेट करने के लिए। तो उस केस में क्या क्या स्टेप्स करेंगे देखो सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। सबसे पहले तो सर हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन फॉर द टोटल ईयर। सर प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे फॉर द टोटल ईयर। टोटल ईयर का प्रोडक्शन कैसे होगा सर, सिंपल, एस्टिमेटेड सेल्स फॉर टोटल ईयर एड क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर लेस ओपनिंग स्टॉक। तो निकल गया सर प्रोडक्शन फॉर द एंटायर ईयर, एंटायर ईयर का प्रोडक्शन निकल गया। अब हमें क्या करना है सर, ईच क्वार्टर का प्रोडक्शन निकालना है टिल थर्ड क्वार्टर। सर थर्ड क्वार्टर तक तो आप प्रोडक्शन निकाल पाओगे, फर्स्ट क्वार्टर का भी निकाल लोगे, सेकंड का भी निकाल लोगे, थर्ड का भी निकाल लोगे, लेकिन फोर्थ का नहीं निकाल पाओगे। तो थर्ड का निकाल दिया और एनुअल प्रोडक्शन भी निकाल दिया, तो लास्ट में क्या करना है सर, एनुअल प्रोडक्शन माइनस प्रोडक्शन टिल थर्ड क्वार्टर। ठीक है बच्चों, एनुअल प्रोडक्शन माइनस प्रोडक्शन टिल थर्ड क्वार्टर, उससे हमारा प्रोडक्शन फॉर द फोर्थ क्वार्टर अपने आप आ जाएगा। जब भी फोर्थ क्वार्टर का प्रोडक्शन नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, फॉलो दिस स्टेप्स, फॉलो दिस स्टेप्स, ठीक है, तो याद रहेगा सर, फॉलो दिस स्टेप्स। तो चलिए याद रखना, ये था हमारा प्रोडक्शन बजट। सिंपल हमें फॉर्मेट याद रखना है, फर्स्ट नॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट याद रखना है, और क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट पीरियड। और इन केस अगर लास्ट क्वार्टर का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो तो उसका स्टेप्स, 3 स्टेप है, वो 3 स्टेप याद रखना है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया यहाँ पर कि नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कैसे होगा। नॉर्मल लॉस का ये देखिए, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी डाला है सर। देखिए ए मतलब क्या है, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस नॉर्मल लॉस। ये देखिए मैंने सर यहाँ पर यही किया था, 100 माइनस नॉर्मल लॉस। डन बच्चों। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज रॉ मटेरियल का परचेज एंड कंजम्पशन बजट। भाई देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहले बनेगा कंजम्पशन बजट और फिर बनेगा हमारा परचेज बजट, ठीक है। पहले कंजम्पशन फिर परचेज, याद रखिएगा, पहले कंजम्पशन फिर परचेज। अब इट इज प्रिपेयर्ड टू फोरकास्ट द रॉ मटेरियल टू बी परचेज, ठीक है, हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन बजट, ये इंपॉर्टेंट है भाई सर, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन बजट। देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो ये क्योंकि प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन मतलब पहले सेल्स बजट बनेगा, फिर पता चलेगा कि प्रोडक्शन कितना करना है, एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, याद रखिएगा फिनिश्ड गुड्स का, रॉ मटेरियल का नहीं, फिनिश्ड गुड्स का। अब फिर वो जो प्रोडक्शन निकला ना, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, वही हमारा होगा एस्टिमेटेड कंजम्पशन। जो हमने प्रोडक्शन डिसाइड किया था उसी के बेसिस में तो कंजम्पशन होगा ना, तो पहले प्रोडक्शन निकालना है फिर कंजम्पशन निकालना है, एस्टिमेटेड कंजम्पशन बाय यूजिंग आवर प्रोडक्शन बजट। अब ये कैसे निकालेंगे, रॉ मटेरियल का कैसे निकालेंगे कंजम्पशन, देखिए ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया। फर्स्ट कैलकुलेट estimated consumption, first calculate estimated consumption which needs to be calculated by using units of finished goods to be produced. Clear? हम estimated consumption का calculation करेंगे by using कितना यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करना है, कैसे पता चलेगा, जो प्रोडक्शन बजट, ठीक है, उसके बेसिस में हम एस्टिमेटेड कंजम्पशन, याद रखिएगा यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस में ही कंजम्पशन कैलकुलेट होगा, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को यूज करके ही आपको कंजम्पशन निकालना है।
कैसे निकालेंगे? सिंपल, यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इनटू कितना रॉ मटेरियल का केजीस यूज होगा पर यूनिट, कितना रॉ मटेरियल का केजीस यूज होगा पर यूनिट। मान लो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है और एक यूनिट में 10 केजी, तो इसका मतलब 10,000 इंटू 1 लाख, तो 1 लाख का कंजम्पशन आपका हुआ। याद रखिएगा एस्टिमेटेड कंजम्पशन हुआ 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का एस्टिमेटेड कंजम्पशन हुआ। देन यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स इनटू केजी पर यूनिट, तो निकलेगा टोटल रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। अब इसमें एक एडजस्टमेंट है सर, कंजम्पशन में याद रखिए एक एडजस्टमेंट है। अगर नॉर्मल लॉस पूछ लिया ना सर, तो आपको जब आप कंजम्पशन का ट्रीटमेंट कर रहे हो उसी समय आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब आप कंजम्पशन का कैलकुलेशन करोगे उसी समय आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने क्या लिखा, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कंजम्पशन, एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एस्टिमेटेड कंजम्पशन। याद रखिएगा सर, एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कंजम्पशन बिफोर प्रिपेयरिंग योर परचेज बजट। मतलब अब मैं आता हूँ एग्जांपल पे, ध्यान से देखिए सर, हमने एस्टिमेटेड कंजम्पशन कैलकुलेट किया सर 10,000 यूनिट्स 10 केजी पर यूनिट, तो टोटल आया सर हमारा 1 लाख केजीस, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि हमारे कुछ वेस्टेज हो सकता है, वेस्टेज हो सकता है, हाँ मैं चले जाता हूँ 15 मिनट, हाँ 15-20 मिनट। तो हमें लगता है कि एस्टिमेटेड कंजम्पशन 1 लाख है और वेस्टेज हमारा मान लीजिए सर 5% है, वेस्टेज होगा हमारा 5%। जब हम कंज्यूम करेंगे सर, एक वेस्टेज था प्रोडक्शन, वो हमने कर लिया, एक वेस्टेज है कंजम्पशन के टाइम। तो अगर हमें लग रहा है कुछ कंजम्पशन में वेस्टेज होगा तो हमें एक्स्ट्रा यूनिट्स फिर डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा यूनिट्स डालना पड़ेगा ना। तो 1 लाख डिवाइड बाई 95%, 1 लाख केजीज डिवाइड बाई 95%। याद रखिएगा सर, रॉ मटेरियल का हो रहा है, यहाँ पर हम रॉ मटेरियल कंसिडर करेंगे, तो ये हो गया रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा है तो हमें अपना यूनिट्स मतलब केजीस एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कंजम्पशन हमने निकाला। अब कंजम्पशन निकालने के बाद सेम क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। याद रखिएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक किसका होगा? रॉ मटेरियल का होगा। ये देखिए सर, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल का ही ओपनिंग स्टॉक। डन, क्लियर। अब इससे निकलेगा रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड, परचेज प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगा और इससे हम परचेज कॉस्ट निकाल पाएंगे इजीली। डन। तो याद रखिएगा सर, बस इतना रखना बच्चों कि रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर, क्योंकि हम रॉ मटेरियल का निकालते हैं। जहां फिनिश्ड गुड्स है, जहां प्रोडक्शन है, वहां ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड का, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का। जहां कंजम्पशन और रॉ मटेरियल परचेज का बात है, वहां ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का जाने वाला है। उसके बाद हमें प्रिपेयर करना है रॉ मटेरियल का परचेज बजट, ये हमारा बन जाएगा। और फिर ये रॉ मटेरियल इसके हिसाब से बनाएंगे, ना कि याद रखना रॉ मटेरियल एक्स रॉ मटेरियल वाई कॉलम में लेना और उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। और समटाइम्स, हाँ ये देखिए सर, ये एक एडजस्टमेंट है जो आपके क्वेश्चन में रहता है। ये एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में रहता है, क्वेश्चन नंबर 6। समटाइम्स क्वेश्चन में आस्क, ये देखिए समटाइम्स क्वेश्चन में आस्क टू कैलकुलेट, एक मिनट, समटाइम्स क्वेश्चन में आस्क टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक बाय यूजिंग फीफो और लीफो मेथड। तो उस केस में हमें क्या करना है? फॉर्मूला चेंज करना और मेथड अप्लाई करना। कहने का मतलब सिंपल है सर, बहुत बार क्या होगा, आपको कंजम्पशन पता है, आपको ओपनिंग स्टॉक भी पता है, और कितना रॉ मटेरियल परचेस करना आपने वो भी कैलकुलेट कर लिया। कितना रॉ मटेरियल परचेस करना कैलकुलेट कर लिया, कंजम्पशन पता है, ओपनिंग स्टॉक भी पता है, ठीक है। या मान लो रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें सिंपल है, फॉर्मूला को रिवर्स करना है और जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो इट विल बी यूजिंग फीफो और लिफो। अब कैसे करना है, ये जो 6 नंबर एडजस्टमेंट है, इस पे जब हम Q&A में जाएंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। बस सिंपल है, याद रखना, जो हम यही फॉर्मेट करना है सर, यही फॉर्मेट है, बस हमें फॉर्मूला चेंज कर देना है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना और फिर उसका वैल्यूएशन करना है बाय यूजिंग फीफो और लिफो मेथड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपके इलस्ट्रेशन में या कॉम्प्रिहेंसिव में, ठीक है, वो हम करेंगे Q&A प्लेलिस्ट में। अब चलते हैं लेबर एंड मैन पावर बजट। ये तो एकदम ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, हमें सर लेबर बजट क्यों यूज करते हैं मुझे बताओ। लेबर बजट का सर बेसिस क्या होगा, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। रॉ मटेरियल का भी क्या था, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, उसी के बेसिस में कंजम्पशन डिसाइड हुआ। लेबर के लिए भी सेम, जितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है उसी के बेसिस में हम डिसाइड करेंगे कितना आवर्स यूज होगा। तो लेबर बजट
हम यूज करते हैं फॉर एस्टिमेटिंग आवर्स, ठीक है। तो इट इज प्रिपेयर्ड फॉर एस्टिमेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम मतलब आवर्स। इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। कैसे होगा देखो, पहले हमें प्रोडक्शन बजट निकाल देंगे। यूनिट्स प्रोड्यूस मान लीजिए 10,000 है, एक यूनिट बनाने में 2 घंटे, तो 20,000 आवर्स, दैट्स इट। और उस 20,000 आवर्स उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर आवर से, तो आपका निकल जाएगा लेबर कॉस्ट बजट। वो लास्ट में है सर, पहले आवर्स निकालना, हमारा पर्पस आवर्स निकालना है सर। एक बार आवर्स निकाल दिया, फिर मल्टीप्लाई करके कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना, डन। अब चलते हैं सर, लेबर बजट शॉल बी प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट वाइज। सर ये तो प्रोडक्ट वाइज ही बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर प्रोडक्ट में अलग अलग अपना लेबर लगने वाला है, तो वो प्रोडक्ट वाइज ही बनेगा ऑब्वियसली, रॉ मटेरियल वाइज तो बनेगा नहीं, प्रोडक्ट वाइज ही बनेगा। अब सर कैलकुलेट करना है लेबर आवर्स, लेबर आवर्स कैलकुलेट करना है कैसे सर, ये देखिए यूनिट्स इनटू आवर्स पर यूनिट, जो मैंने आपको अभी आपको बोला। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स हमें कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेशन भी मैं आता हूँ, 1 मिनट रुको। एंड देन लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कैसे सर, लेबर आवर्स जो हमने कैलकुलेट किया इनटू रेट पर आवर। अब नंबर ऑफ वर्कर्स पे आते हैं सर, नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे कैलकुलेशन होगा, देखिए सर, मान लीजिए हमने लेबर आवर्स कैलकुलेट किया, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 5 आवर्स, तो मान लो 50,000 आवर्स हमें लगेगा टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स। 50,000 आवर्स लगेगा टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स। अब ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है सर, ड्यूरिंग द ईयर ये कितना सर, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड इतना हमें चाहिए सर, लेकिन अब हमारे पास लेबर आवर्स अवेलेबल कितने हैं, लेबर आवर्स अवेलेबल कितने हैं ड्यूरिंग द ईयर। मान लो हमारे पास लेबर आवर्स अवेलेबल थे सर 10,000, ठीक है। अब इसमें से कुछ माइनस होगा, क्या माइनस होगा, आइडल टाइम, जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा। टोटल आवर्स हमारे पास 10,000 अवेलेबल थे, मान लो आइडल टाइम हमारे पास मान लो अराउंड कितना है, 250 आवर्स। 250 आवर्स आइडल है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 10,000 माइनस 250, 9,750, डन, ये हमें निकाल देना बस। तो टोटल लेबर आवर्स विच इज अवेलेबल ड्यूरिंग अ ईयर माइनस आइडल टाइम, टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल ड्यूरिंग अ ईयर माइनस आइडल टाइम, डन। तो इसी, और फिर उसको क्या करना है सर, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड निकाल दिया हमने बच्चों, अब उसको हम डिवाइड कर देंगे लेबर आवर्स अवेलेबल से। लेबर आवर्स अवेलेबल 50,000 है, लेबर आवर्स अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर है 9,750, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 9,750 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल, डन। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3, डन, डना, डन। तो नंबर ऑफ वर्कर्स ऐसे निकलेगा, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड डिवाइड बाय लेबर आवर्स अवेलेबल ड्यूरिंग अ ईयर। और जब भी अवेलेबल कैलकुलेट करेंगे उसमें आइडल टाइम का एडजस्टमेंट जरूर 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 करना है, ठीक है, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड बजट। यहाँ पर हमें एस्टिमेट करना है, प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, यहाँ हमें करना है ओवरहेड्स। सर ओवरहेड्स, कितना ओवरहेड्स खर्चा होने वाला है ड्यूरिंग द ईयर। ये देखिए यहाँ पर कहाँ गया, एस्टिमेटिंग ओवरहेड्स, एस्टिमेटिंग ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स में क्या क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओब्वियसली ये हमें पता है। अब ओवरहेड्स ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, ओवरहेड्स ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, क्या क्या है, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल। सर वेरिएबल कैसे पता चलेगा, वेरिएबल ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स होता है जो वेरी करता है इन टोटल बट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट। याद रखिएगा सर, कांस्टेंट होगा पर यूनिट लेकिन टोटल में वेरी होगा। वेरिएबल ओवरहेड टोटल में वेरी होगा, पर यूनिट कांस्टेंट होगा। इसका कैलकुलेशन देखिए सिंपल, 10,000 यूनिट्स है मान लीजिए, ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड मान लो 90,000 है, तो पर यूनिट कितना हुआ सर, 9। अगर 12,000 यूनिट्स हुआ तो भी पर यूनिट कितना होगा, 9 ही होगा, पर यूनिट 9 होगा, और टोटल हो जाएगा हमारा 12,000 इंटू 9 विच इज 1,08,000, डन। तो ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड, रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट, वेरीज इन टोटल। फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है सर, कांस्टेंट इन टोटल, वेरीज पर यूनिट। ये देखिए फिक्स्ड ओवरहेड में क्या करेंगे, सेम, ये 90,000 होगा कितना सर, 10,000 यूनिट्स के लिए, 12,000 के लिए भी होगा 90,000, कांस्टेंट इन टोटल, याद रखिएगा कांस्टेंट इन टोटल, सेम इन टोटल बट वेरीज पर यूनिट। तो यहाँ पर यूनिट कितना है 9, और यहाँ पर यूनिट है 90,000 डिवाइड बाय 12,000 विच विल बी 7.5, आई थिंक 7.5 इसी का अराउंड होने वाला है, ठीक है, डन। तो ये हमें याद रखना है अच्छे से कि प्रोडक्शन ओवरहेड में ऐसे ही कैलकुलेशन होने वाला है। वेरिएबल याद रखना वेरी करेगा टोटल में, फिक्स्ड कांस्टेंट होगा टोटल में,
लेकिन फिक्स्ड वेरी करेगा पर यूनिट। ठीक है, याद रखना फिक्स्ड ऑलवेज कांस्टेंट इन टोटल, ऑलवेज कांस्टेंट इन टोटल। नाउ मूविंग टू आवर सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में सर दोनों रहेगा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड, दोनों रहेगा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड। कैसे कैलकुलेशन होगा, आई विल कम टू इट, रुको शांति रखो, अपने आप मैं अपने आप आऊंगा उसमें। वेरिएबल, अब क्वेश्चन में कोई भी ओवरहेड दे दे, हम पता कैसे करेंगे सर हम पता कैसे करेंगे कि वेरिएबल या फिक्स्ड है? कुछ नहीं, आपको चेक करना है कॉस्ट पर यूनिट सेम है या नहीं बच्चों, कॉस्ट पर यूनिट सेम है या नहीं। अगर सेम है कॉस्ट पर यूनिट, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, अब बच्चों का क्वेश्चन होता है फिक्स्ड कैसे पता चलेगा सर? अरे फिक्स तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, फिक्स में तो खाली चेक करना है कि टोटल सेम है या नहीं, सिंपल। नंबर सेम है टोटल में तो फिक्स्ड ओवरहेड, 90,000 तो इसका मतलब फिक्स्ड, 70,000 इसका मतलब फिक्स्ड। ठीक है, अब हाउ टू आइडेंटिफाई सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड कैसे आइडेंटिफाई, सिंपल, हमें पहले चेक करना है वेरिएबल है या नहीं। देखो पहले तो फिक्स का तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि टोटल गिवन रहेगा क्वेश्चन में, पता चल जाएगा। फिक्स नहीं है तो वेरिएबल होगा। अच्छा, वेरिएबल भी नहीं है तो इसका मतलब सेमी वेरिएबल। अच्छा, अब सेमी वेरिएबल में दो होगा, वेरिएबल भी फिक्स्ड भी, कैसे पता करेंगे सर? ये तो मुश्किल है बहुत, कुछ मुश्किल नहीं है, चेक करो, खाली ध्यान से देखो क्या करना है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। जब भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगा पहले वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे स्टेप वन कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल, चेंज इन कॉस्ट। देखिए 10,000 यूनिट्स था, कॉस्ट था 1 लाख, लेकिन 15,000 यूनिट्स था, कॉस्ट हो गया 1,25,000। ये सब सेमी वेरिएबल है, क्यों? वेरिएबल में कितना होता है 10 पर यूनिट, तो यहाँ होता 1,50,000, यहाँ 1,50,000 होता है, लेकिन 1,25,000, इसका मतलब ये ना ही फिक्स ना वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? चेंज इन यूनिट्स कितना है 5,000 और चेंज इन कॉस्ट कितना 25,000, तो चेंज इन कॉस्ट 25,000 डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स 5,000, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ 5 रुपी पर यूनिट, 5 रुपी पर यूनिट। डन। अब क्या करेंगे सर, 5 रुपी पर यूनिट निकला। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा हमारा टोटल में? अब वेरिएबल कॉस्ट हमारा आएगा, देखिए वेरिएबल कॉस्ट हमारा यहाँ कितना है 5 रुपी पर यूनिट है, तो इसका मतलब 50,000, और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 15 इंटू 5, 75,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हुआ 50,000 इधर और 75,000 इधर। डन। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। सर 1 लाख था, देखिए ओरिजिनल लेवल पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 1 लाख माइनस 50,000, 50,000। ठीक है, और रिमेनिंग 50,000, यहाँ भी फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि कांस्टेंट होगा, तो यहाँ भी 50, यहाँ 50 है सर, तो यहाँ भी 50 होगा ना क्योंकि फिक्स्ड है, तो इसीलिए तो वेरिएबल कॉस्ट 50 75 और फिक्स्ड कॉस्ट 50 50, तो हमारा मैच हो गया सर 1 लाख 1,25,000। डन। तो ऐसे करना है, देखिए स्टेप 1 कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर स्टेप 2 है सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल देना है, स्टेप 3 है फिक्स्ड कॉस्ट निकालना, और फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट करना फॉर योर अदर यूनिट्स। डन। नाउ कमिंग टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बजट। ये इंपॉर्टेंट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बजट। इसके साथ ही हम कुछ एडजस्टमेंट है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, सारे एक ही साथ कवर कर लेंगे। सर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बहुत कम क्वेश्चन है इस पे, बट देख लेते हैं। यहाँ मेन है एडजस्टमेंट सर, एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने सारे एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए। कमीशन ऑन सेल्स, सिंपल है सर, कमीशन का परसेंटेज ऑन सेल्स, हमें स्ट्रेट अवे सेल्स पे कमीशन अप्लाई करना है। 1 लाख का सेल्स 2% कमीशन, तो 2% ऑन 1 लाख, दैट इज योर कमीशन एक्सपेंस। ठीक है, वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इंक्लूड एजेंट सेल्स आल्सो इन टोटल सेल्स। याद रखना, अगर कमीशन 2% ऑन सेल्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो टोटल सेल्स पे 2%। ठीक है, मतलब कितना आपने सेल किया और कितना आपने एजेंट के थ्रू से सेल किया, ठीक है, टोटल करके 2%। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि कमीशन ऑन सेल्स एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल्स, तब वहां पर एजेंट सेल्स नहीं लेना है व्हाइल कैलकुलेटिंग कमीशन टू एजेंट। सर ये भी हो सकता है क्वेश्चन में गिवन, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कमीशन विल बी चार्ज ऑन एजेंट का सेल्स, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एजेंट का सेल्स पे कमीशन करना है। एनी एक्सपेंस अगर टोटल में है सर, मान लेना फिक्स्ड है। हाँ ये सर याद रखना, कोई भी एक्सपेंस का टोटल दे दिया ना, अज्यूम करना कि फिक्स्ड है। ठीक है, अच्छा, एनी एक्सपेंस इन परसेंटेज, अगर परसेंटेज में है एक्सपेंस तो इसका मतलब वेरिएबल है। सर डेप्रिसिएशन को हम हर वक्त फिक्स्ड मानते हैं, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, अगर प्राइस में या वेज रेट में कोई भी चेंज है सर, उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा एडिशनली इन वेरिएबल ओवरहेड। इसका मतलब क्या है,
ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक ही बार समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। मान लो मेरा 80% का कैपेसिटी है और एक है 90% का कैपेसिटी, ठीक है। हमारा यहाँ पर हमने वेजेस कैलकुलेट किया कितना, 70,000। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट वेजेस एट 90% कैपेसिटी, ठीक है, एट 90% कैपेसिटी एंड देयर इज एन इंक्रीज इन वेज रेट बाय 5%, इंक्रीज इन वेज रेट बाय 5%। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि 90% कैपेसिटी में वेजेस कैलकुलेट करना है और वेजेस इंक्रीज भी हो रहा है बाय 5%। देखिए दो एडजस्टमेंट है, 90% कैपेसिटी में कैलकुलेट करना पड़ेगा और वेजेस इंक्रीज हो रहा है बाय 5%। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, चेंज इन प्राइस या चेंज इन वेज रेट नीड्स टू बी कंसिडर्ड एडिशनली। अब क्या होगा, सिंपल, 70,000 क्या था 80% पे, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 90%, ठीक है। तो ये हो गया वेजेस एट 90%। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, 5% से इंक्रीज हो रहा है सर, तो 105%, 105%, डन। तो ये हो गया हमारा, एक सेकंड कहाँ गया सर, कहाँ गया, ये रहा, 70,000 डिवाइड बाई 80% टू 90%, तो 90% पे निकला, उसको मल्टीप्लाई कर देना 105% से, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है बाई 5%, दैट्स इट। ये हो गया आपका फाइनल वेजेस, सेम फॉर मटेरियल, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है बाय 5, अब इसी में क्वेश्चन दे देगा कि वेज रेट इंक्रीज बाय 5% एंड एफिशिएंसी रिड्यूस्ड, क्वेश्चन में देखिए एफिशिएंसी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड बाय 10%, मान लीजिए बाय 10% एफिशिएंसी रिड्यूस्ड। अब देखिए एफिशिएंसी जब भी रिड्यूस होगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएगा, और एफिशिएंसी जब इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आवर्स कम जाएगा, करेक्ट। तो अब एफिशिएंसी रिड्यूस होगा, ठीक है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो रहा है तो नंबर ऑफ आवर्स क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट निकलेगा ना सर, इंटू 105% करने के बाद, उसे हमें क्या करना है, कॉस्ट को इंक्रीज करना है, ना, क्योंकि एफिशिएंसी रिड्यूस हो रहा है। तो हम डिवाइड करेंगे कितना से, बाई 90%। जैसे ही डिवाइड करोगे 90% से तो आपका कॉस्ट इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड। यहीं पर मैंने लिखा, ये देखिए, इफ एफिशिएंसी रिड्यूस्ड, ये देखिए, देन डिवाइड बाय 95%, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है एफिशिएंसी में 5% से, और अगर 5% से इंक्रीज हो रहा है तो डिवाइड बाय 100, क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है तो आवर्स कम जाएगा, कॉस्ट कम जाएगा, तो डिवाइड बाय 105%। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये कैलकुलेशन हमें एज इट इज रखना है सर, 70,000 डिवाइड बाय 80% इंटू 90%, नंबर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना 105% से, और फिर उसी नंबर को डिवाइड करना है बाय एफिशिएंसी रिड्यूस हो रहा है बाय 10%, तो डिवाइड बाय 90%, तो उससे हमारा वेज कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज होता है बाय 10 तो डिवाइड बाय 90, रिड्यूस हो रहा है तो डिवाइड बाय, नहीं सॉरी, इंक्रीज होता है सर तो डिवाइड बाय 110, क्योंकि कॉस्ट कम जाता, और रिड्यूस हो रहा है तो डिवाइड बाय 90%, ठीक है। रिड्यूस हो रहा है तो कमा देना, डिवाइड बाय 90, इंक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर आप बढ़ा देना, डिवाइड बाय 110%, डन। ये चीज याद रखना, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नोट दे दिया, तो ये नोट आप पढ़ लेना, जब भी रिड्यूस हो रहा है तो हमें 95% से करना है, और जब इंक्रीज हो रहा है तो 105%, ठीक है, डन। नेक्स्ट कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 20% फिक्स्ड और रिमेनिंग वेरिएबल, तो कुछ नहीं करना सर, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे दिया 20% फिक्स्ड रिमेनिंग वेरिएबल, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिर फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी सिंपल है, कुछ नहीं, मान लीजिए सर 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, 20% फिक्स्ड 80% वेरिएबल, तो पहले क्या करना है, वेरिएबल निकालना, 80% वेरिएबल है तो 80,000 वेरिएबल, बस 80,000 वेरिएबल, और रिमेनिंग फिक्स्ड 20,000, और वो फिक्स्ड सेम होगा फॉर ऑल दी कैपेसिटी, फिक्स्ड विल रिमेन सेम फॉर ऑल दी कैपेसिटी, लेकिन वेरिएबल हमारा चेंज होते जाएगा, डन। अब उसके बाद अगर क्वेश्चन में सर ये स्पेशल एडजस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में सर प्रॉफिट भी दे दिया, ठीक है, और सेल्स भी दे दिया और वेरिएबल कॉस्ट भी दे दिया, सर क्वेश्चन में देखिए जहां भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दे देना, समझ जाना यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, एक कॉस्ट मिसिंग होगा, क्वेश्चन में एक कॉस्ट मिसिंग होगा, इसलिए इसने प्रॉफिट दिया। तो जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दे सेल्स दे दे, तो समझ जाना एक कॉस्ट मिसिंग है। अब क्या हो सकता है, देखिए प्रॉफिट दे दिया, सेल्स दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट भी दे दिया, तो उस केस में आपको फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में हिडन होगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। और ये नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट है सर, अगर कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है
या कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो फिर हमें वो एडजस्टमेंट करना होगा। मतलब सर, मतलब ये सिंपल जो हमने वेजेस का जैसे किया ना सर, वैसे ही करना है। मतलब यूनिट्स जो चेंज हो रहा है तो उससे चेंज तो होगा, बट आपको उस कॉस्ट इंक्रीज का इफेक्ट भी लेना है। जैसे वेज रेट में हमने क्या किया सर, डिवाइड बाई 80 into 90 तो किया, लेकिन उसे फिर मल्टीप्लाई भी किया जो इंक्रीज इन वेज रेट था 105%। तो सेम कॉस्ट रिडक्शन इंक्रीज होगा तो वैसे ही करना है। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड के केस में क्या करना है सर, फिक्स्ड ओवरहेड तो रिमेन्स कांस्टेंट, बट अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि फिक्स्ड ओवरहेड या मान लो कॉस्ट, क्वेश्चन में बोल दिया एनी कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है बाई 2%, तो हमें फिक्स्ड ओवरहेड भी रिड्यूस करना है बाई 2%, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जब क्वेश्चन मेंशन कर दे कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो हमें फिक्स्ड ओवरहेड भी रिड्यूस करना पड़ेगा या इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लो 2% से रिड्यूस हो रहा है तो जो मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख का ओवरहेड है तो 1 लाख इंटू 98%, 2% से इंक्रीज हो रहा है तो 1 लाख इंटू 102%। डन। तो ये हमारा था फिक्स्ड ओवरहेड का स्पेशल एडजस्टमेंट। डन। याद रखिएगा, लिखा हुआ है इन केस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर सच रिडक्शन और इंक्रीज इन कॉस्ट ओनली। सिर्फ रिडक्शन और इंक्रीज को कंसीडर करना, बाकी कुछ नहीं, बाकी एज इट इज सेम रहेगा फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज बहुत से स्टूडेंट्स भूल जाते हैं बच्चे, तो हमें याद रखना। डन। अब चलते हैं हम अपने प्यारे बजट पे, फ्लेक्सिबल बजट, जो सबसे सिंपल बजट है, कुछ नहीं करना। यूनिट्स परसेंटेज दे देगा, 50% दे दिया, कैलकुलेट 70, कैलकुलेट 90। क्या करना है, जो भी एक्सपेंस है डिवाइड बाय 50 इंटू 70 डिवाइड बाय 50 इंटू 90। वेरिएबल के लिए फिक्स्ड क्या होगा, कांस्टेंट, 50 पे सेम, 70 पे सेम, 90 पे सेम। सेमी वेरिएबल में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, फिक्स्ड अलग करना, वेरिएबल अलग करना। पहले कैलकुलेट करना वेरिएबल और रिमेनिंग आपका फिक्स्ड, और फिक्स्ड आपका सेम हो जाएगा और वेरिएबल विल चेंज। बस कुछ नहीं करना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट कर देना, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। इसी को मैंने एग्जांपल के थ्रू से यहाँ लिखा है। इस एग्जांपल पे ध्यान देना। अब क्वेश्चन में बहुत बार क्या होता है, सेमी वेरिएबल, देखिए ये मैंने क्वेश्चन से लाइन उठाया, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इट इज नोटेड दैट सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन 40 एंड 70। वो बोल रहा है कि जो सेमी वेरिएबल यहाँ पर है 50 और 70, 50-70 कहाँ पर आ रहा है सर, 40 और 70 के बीच में आ रहा है ना, तो वो बोल रहा है कि सेमी वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब यहाँ सेम रहेगा, तो ठीक है डन। अब उस बाद में वो दे देगा इट इंक्रीजेस बाय 10%, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 10% अगर कैपेसिटी 70 to 85 है, एंड इंक्रीजेस बाय 15% ऑफ द अबव फिगर्स अगर कैपेसिटी 85 to 100%। मान लो फॉर एग्जांपल कैपेसिटी देखिए यहाँ पर कहाँ है, कहाँ गया सर, ये देखिए, मान लीजिए 50% कैपेसिटी दे दिया, एक 70 दे दिया, एक मान लीजिए 95 दे दिया। ठीक है, अब देखिए 50 में तो सर सेम रहेगा, 70 में भी सेम रहेगा, लेकिन 95 में क्या हो रहा है, देखिए 95 कहाँ पर आ रहा है सर, 85 और 100 के बीच में आ रहा है। 95 कहाँ आ रहा है, 85 और 100 के बीच में, तो यहाँ पर मेरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 15%। मतलब मान लीजिए सेमी वेरिएबल यहाँ 1 लाख था तो 1 लाख इंटू 115%। ठीक है, 2 लाख था तो 2 लाख इंटू 115%। स्ट्रेट अवे इंक्रीज करना और कुछ नहीं। इस केस में स्प्लिट मत करना, स्ट्रेट अवे इंक्रीज कर देना। जहां पर ऐसा लाइन दे देना क्वेश्चन में, स्ट्रेट अवे इंक्रीज कर देना बस, और कुछ मत करना। यहाँ पर मैंने वही लिखा, इंक्रीज योर सेमी वेरिएबल ओवरहेड स्ट्रेटली। डन। अच्छा, क्वेश्चन में सर ये भी बैक कैलकुलेशन, अगर प्रॉफिट सेल्स ओवरहेड्स दे दिया तो हमें सर मटेरियल और लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। याद रखिएगा सर, प्रॉफिट सेल्स ओवरहेड गिवन है तो मटेरियल लेबर निकालना, लेकिन याद रखिएगा जब भी प्रॉफिट है बैक कैलकुलेशन करके एक कॉस्ट निकालना होता है जो क्वेश्चन में हिडन रहता है। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल है यहाँ पर। एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल है हमारा, ये एग्जांपल है एडमिन एक्सपेंसेस का। एडमिन एक्सपेंस मान लीजिए 30,000 है, 20% फिक्स्ड और 20% फिक्स्ड है एट 80%, तो हमें कैलकुलेट करना 90% पे। क्या करेंगे, कुछ नहीं, 30,000 है सर, देखिए 30,000 है तो 20% फिक्स्ड है, 80% क्या वेरिएबल है, तो वेरिएबल कितना हुआ 80% मतलब 24,000 और 6,000 क्या हुआ फिक्स्ड। अब ये 24,000 वेरिएबल हुआ सर, ये वेरिएबल किस पे 80%, लेकिन हमें चाहिए 90 पे, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 80% इंटू 90%। डन। और 5,000 विल रिमेन फिक्स्ड क्योंकि ये फिक्स्ड ओवरहेड। डन, बस इतना ही और कुछ नहीं। आगे चले, रिवीजन है तो मैं थोड़ा सा स्पीड पे जा रहा हूँ, तो आप लोग को फोकस करना है पूरे बोर्ड पे। ठीक है, एक मिनट, हाँ डन। अब चलते हैं हम कैश बजट, ये है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। कैश बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब की बार आने का बहुत हाई 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 चांसेस है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
अब कैश बजट में सर क्या है, एस्टिमेशन है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो का, ठीक है, मंथली प्रिपेयर होगा, क्वार्टरली प्रिपेयर हो सकता है। पर्पस क्या है सर, सफिशिएंट कैश है या नहीं हमारे पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स आर अकाउंटेड in the month in which they are paid or received, in the month in which they are paid or received। याद रखिएगा सर, कैश बजट में हम अकाउंटिंग करेंगे ऑन कैश बेसिस, ना कि अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस नहीं, नो अक्रूवल बेसिस, ओनली कैश बेसिस। जिस मंथ में पेमेंट हुआ है उस मंथ में एक्सपेंस लेना है, और जिस मंथ में आपने रिसीव किया है उस मंथ में आपको उसे इनकम या सेल्स लेना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, सिंपल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश क्वेश्चन में गिवन होगा, ऐड करना है सर क्या, रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट, याद रखिए कैश रिसिप्ट लेस कैश पेमेंट। सर ऐड करना है कैश रिसिप्ट, लेस करना है कैश पेमेंट, एंड फिर हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, फिर हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग बैलेंस। डन, सिंपल है। अब यहाँ पर मेन है सर स्पेशल एडजस्टमेंट्स, पूरा का पूरा गेम ही सर एडजस्टमेंट्स के ऊपर है, जहां बच्चे गलती कर जाते हैं। तो अब हम चलते हैं कैश बजट के ऊपर। कैश बजट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। स्पेशल एडजस्टमेंट्स, ऐसा तो मैंने फॉर्मेट दे दिया, फॉर्मेट याद रखना, ओपनिंग बैलेंस एड रिसिप्ट्स लेस पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। एंड सर सेम क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा सर, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस। याद रखिएगा, सेम क्लोजिंग बैलेंस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब स्पेशल पॉइंट क्या है सर, देखिए 20% कैश सेल्स, 80% क्रेडिट सेल्स। तो आपको क्या करना है सर, स्प्लिट करना है, कितना कैश कितना क्रेडिट। अब क्रेडिट सेल में सर वो एक दे देगा एडजस्टमेंट, 50% कलेक्टेड इन नेक्स्ट मंथ, 50% कलेक्टेड इन फॉलोइंग नेक्स्ट मंथ। तो हमें क्या करना है सर, टोटल सेल्स का 20% कैश होगा, रिमेनिंग क्रेडिट होगा सर। तो जो क्रेडिट होगा उसका 50% का कलेक्शन नेक्स्ट मंथ होगा, रिमेनिंग 50% कलेक्शन अनदर नेक्स्ट मंथ में होगा। तो हमें कैश बजट में सर क्या करना है, उसी मंथ में हम लेंगे जिस मंथ में हम कलेक्शन कर रहे हैं, जिस मंथ में कलेक्शन आ रहा है उसी मंथ का सेल्स लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, इन दिस केस हमें क्या करना है, बाइफरकेट करना है कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, बाइफरकेट करना है कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, और देन हम टेबल बनाएंगे सर, क्रेडिट सेल का एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, कि किस किस मंथ में हमारा क्रेडिट सेल का कलेक्शन हो रहा है, और जिस मंथ में आप कलेक्शन कर रहे हो उसी मंथ में आपको ऐड करना है। देखिए, इट शैल बी एडेड इन द मंथ और मंथ्स इन विच दे आर कलेक्टेड। याद रखिए सर, क्रेडिट सेल्स शॉल बी एडेड इन द कैश बजट इन द मंथ इन विच दे आर कलेक्टेड। जिस मंथ में कलेक्शन होगा उसी मंथ में वो ऐड होगा। डन। अब एडजस्टमेंट है सर वेजेस रिलेटेड, वेजेस, ओवरहेड एंड मटेरियल। ये सिंपल एडजस्टमेंट है सर, बेसिकली डिले इन पेमेंट वाला एडजस्टमेंट है। देखिए क्या है, अब डिले इन पेमेंट वाला एडजस्टमेंट क्या है, देखिए सर, डिले इन पेमेंट, बेसिकली डिले इन पेमेंट का एडजस्टमेंट। देखिए, पहला एडजस्टमेंट है पेड आफ्टर 2 मंथ्स, पेड आफ्टर 2 मंथ्स। इसका मतलब क्या करना है सर, सीधा सेकंड मंथ में हमें अकाउंट करना है। मान लो 35,000 का एक्सपेंस है, अप्रैल मंथ का एक्सपेंस है, लेकिन पे हुआ 2 मंथ्स के बाद, तो इसका मतलब उसका अकाउंटिंग होगा जून मंथ में, ठीक है। कैश एक्सपेंस, कैश पेमेंट जून मंथ, ठीक है, कैश पेमेंट आएगा जून मंथ में। सर पेड 1/4 इन द फॉलोइंग मंथ, बोलेगा 1/4 आपने पे किया फॉलोइंग मंथ, इसका मतलब समझ जाना कि 25% हमने नेक्स्ट मंथ में पे किया है और 75% हमने करंट मंथ में पे किया, ठीक है। 25% नेक्स्ट मंथ, 75% करंट मंथ। अच्छा, अब नेक्स्ट बोलेगा सर लैग इन पेमेंट बाय हाफ मंथ, वो था पेड 1/4 इन फॉलोइंग मंथ, ठीक है, इसका मतलब 25% करंट, 75% नेक्स्ट। यहाँ बोल दिया सर लैग, ये देखिए ये वर्ड दे दिया लैग, लैग इन पेमेंट बाय हाफ मंथ। यहाँ भी सर सेम ट्रीटमेंट होगा, लैग इन पेमेंट बाय हाफ मंथ, सेम होगा सर, सेम। मतलब बोल रहा है कि 50% करंट मंथ में पे हो गया और 50% नेक्स्ट मंथ में हम पे करेंगे। डन। लैग इन पेमेंट बाय हाफ मंथ। सर 1 मंथ का अगर लैग है, अगर क्वेश्चन बोला 1 मंथ का लैग, इसका मतलब पेमेंट होगा नेक्स्ट मंथ में, एक महीने के बाद हो रहा है, तो अप्रैल का पेमेंट मई का पेमेंट जून में, ठीक है। और या फिर क्वेश्चन बोला वेजेस आर पेड इन 1st to 5th ऑफ द मंथ ड्यू, मतलब वेजेस पे हुआ 1st to 5th मंथ ऑफ द मंथ ड्यू। इसका मतलब क्या है सर, मैं पूरा महीने काम किया, मैंने पूरा महीने जी भर के मैंने काम किया, और मुझे सैलरी कब मिलेगा सर, मंथ खत्म होगा उसके बाद ही तो सैलरी मिलेगा ना। मान लीजिए मैंने अप्रैल में काम किया तो सैलरी मिलेगा मई में, पेमेंट कब होगा मई में, तो बस वही है सर वेजेस, वेजेस आर पेड इन 1st और 5th ऑफ द मंथ ड्यू। इसका मतलब पेमेंट होगा सर नेक्स्ट मंथ में। अप्रैल का सैलरी पेमेंट होगा मई में, तो कैश बजट में हम मई में लेंगे, सैलरी लेंगे मई में, क्योंकि पेमेंट हो रहा है मई में, ठीक है। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है सर, देखिए फिफ्थ एडजस्टमेंट बच्चे हैं, पेमेंट इज मेड 1/2 मंथ इन लैग। देखिए 1.5 मंथ लिखा है, पेमेंट 1.5 मंथ इन लैग। इसको देखिए 1.5 मंथ इन लैग, मतलब कहने का मतलब है अप्रैल का पेमेंट होगा कब सर, अप्रैल को पेमेंट करना था 1 अप्रैल को, तो इसका पेमेंट होगा सर कब, मई 15 को, ठीक है। अब क्वेश्चन में जनरली सर, अब क्वेश्चन में क्या रहता है ना कि जब अगर अप्रैल का पेमेंट दे दिया है ना,
तो क्वेश्चन में वो हम अज्यूम करते हैं कि 30 अप्रैल का पेमेंट है, तो अप्रैल का पेमेंट कब होगा 1.5 मंथ, तो इसका मतलब इसका पेमेंट होगा जून में, ठीक है, मई में नहीं जून में होगा, तो अप्रैल का पेमेंट आफ्टर 1.5 मंथ, तो इसका मतलब जून में होने वाला है, ठीक है, याद रखिए जून 15, तो लेकिन हमें क्या करना है जून 15 में होगा, तो हमें अकाउंटिंग करना है जून मंथ में, बेसिकली हमें अकाउंटिंग करना है जून मंथ में, तो अप्रैल का पेमेंट हम अकाउंट करेंगे जून में, क्योंकि पेमेंट होगा जून में, तो इसलिए जून में अकाउंट करेंगे। तो ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, 1.5 मंथ का लैग याद रखना, इट इज एज गुड एज पेड आफ्टर 2 मंथ्स, याद रखिएगा एज गुड एज पेड आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, एज गुड एज पेड आफ्टर 2 मंथ्स, याद रखिएगा 1.5 मंथ का मतलब है सर एज गुड एज 2 मंथ्स, अप्रैल का पेमेंट जून में, मई का पेमेंट जुलाई में, जुलाई 15 और जून का पेमेंट अगस्त 15 में, डन। नेक्स्ट चलते हैं कैश बजट का कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स, ये अब हमारा टॉपिक खत्म, हमारा टॉपिक अंतिम सांसों में अब खत्म होने वाला है, बल्ले बल्ले। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या करना है, कुछ नहीं, नॉन कैश एक्सपेंसेस है बच्चों, नॉन कैश एक्सपेंस, नो एडजस्टमेंट, कैश बजट में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देना एग्जाम में, इग्नोर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिख दिया अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, याद देखना फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, तो क्या करना है फिक्स्ड कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस कर देना, बस फिक्स्ड कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन रिमूव कर देना, खत्म, लेस कर देना। अब क्वेश्चन में दिया ग्रेचुइटी इज पेड ऑन 31 मार्च विच इज लास्ट डे ऑफ सर्विस, तो क्या करना है, इट शैल बी अकाउंटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि पेमेंट मार्च में हो रहा है। सर ईएमआई क्या होता है, ईएमआई पे होता है हर मंथ, तो हमें अकाउंट करना है इन द मंथ इन विच ईएमआई इज पेड, तो मतलब वो इक्वली पेमेंट होता है, तो इक्वली करना है, डन। सर सेल्स बजट इज अ पार्ट ऑफ कैश बजट, इसका ट्रीटमेंट आ सकता है कैश बजट में। सर फैक्टरिंग कमीशन इंपॉर्टेंट है, डिडक्ट करना है, सब फैक्टरिंग कमीशन को हमें क्या करना है, स्ट्रेट अवे रिड्यूस करना है फ्रॉम योर सेल्स रियलाइज्ड। अब क्रेडिट सेल्स में क्या होता है ना सर, देखिए मान लीजिए ट्रेड सेल्स 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख क्रेडिट सेल्स है, उसमें से मान लीजिए 50% तो रिसीव हो गया नेक्स्ट मंथ में 50,000, और रिमेनिंग रिसीव कितना होना था 50%, बट क्वेश्चन में देगा 45% रिसीव हुआ, इसका मतलब 45,000 रिसीव हुआ, अब 5,000 जो है वो रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, तो हमारा अकाउंटिंग क्या होगा सर 95,000 का पहले तो ये होगा, ठीक है। अब ये जो 45,000 है इसके ऊपर मान लो 2% का कमीशन है, 2% का कमीशन है सर, 2% का कमीशन है, तो हमें क्या करना है 45,000 माइनस 2% का कमीशन, याद रखना 45,000 माइनस 2% का कमीशन, ठीक है। तो याद रखना कमीशन, फैक्टरिंग कमीशन लेस करना, और कब लेस होगा, जिस पीरियड में वो कमीशन चार्ज हो रहा है उसी पीरियड में से लेस होगा, तो डिडक्ट इट फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स रियलाइज्ड, जिस मंथ में आप क्रेडिट सेल्स रियलाइज कर रहे हो और जिस मंथ में कमीशन चार्ज हो रहा है उसी मंथ से आपको लेस करना है, ठीक है। याद रखना जिस मंथ में कमीशन चार्ज हो रहा है उसी मंथ का कलेक्शन में से आपको कमीशन लेस करना है, ठीक है, उसी मंथ का कलेक्शन में से कमीशन को लेस करना है, तो 2% माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 45,000 कलेक्ट हो रहा है और इसी मंथ में कमीशन चार्ज हो रहा है 2%, तो 45,000 माइनस 2%। एंड लास्ट में सर अगर क्वेश्चन में दे दिया पीवी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, पीवी रेशियो अगर क्वेश्चन में दे दिया 40%, इसका मतलब क्या है सर, सेल्स हमने कैलकुलेट कर लिया, सेल्स देखिए सर, सेल्स यहाँ पर हम टोटल सेल्स देंगे, यहाँ पर हम कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स नहीं देंगे, टोटल सेल्स आपने कैलकुलेट कर लिया, उसका क्या करना है, पीवी रेशियो 40%, मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है 40%, रिमेनिंग क्या है सर, रिमेनिंग क्या है वेरिएबल कॉस्ट 60% क्या है वेरिएबल कॉस्ट सर। अब जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट का आपको पता चला क्वेश्चन में, फिर उसका स्प्लिट आपको देगा, तो उसको आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है इनटू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। सर वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट करना है इनटू मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। तो ये क्वेश्चन में आपको दे देगा, मतलब क्वेश्चन में आपको पीवी रेशियो भी दे देगा और ये आपको बताएगा कि मटेरियल 30%, लेबर 40%, रिमेनिंग ओवरहेड। इसका मतलब पहले हमें सेल्स निकालना है, कंट्रीब्यूशन होगा 40%, रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट, और उस वेरिएबल कॉस्ट को हमें स्प्लिट करना है, बाइफरकेट करना है इनटू मटेरियल, इनटू लेबर, इनटू ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये लिखे 10 एलोकेट अकॉर्डिंगली, ठीक है, 10 एलोकेट, दैट्स इट। ये था सर हमारा कैश बजट फॉर द डे। तो ये हमारा सर बजट का रिवीजन हुआ कंप्लीट। अब मैंने क्या किया, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको यही कवर करवा दिया, कुछ क्या मैंने आपको 100% तो क्या 99% एडजस्टमेंट यही कवर हो गया बच्चों, सारे एडजस्टमेंट यही कवर है। आपको सिर्फ ये रिवीजन देखना है और नोट्स मेरे पीडीएफ में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में है ही, ज्वाइन कर लेना। एंड इवन नोट्स आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना इनसाइड एकेडमी ऑफ कॉमर्स, वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएगा, आपको वीडियो भी मिल जाएगा और वीडियो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। डन। तो आज के लिए इतना बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, नेक्स्ट रिवीजन, नेक्स्ट टॉपिक।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।